चलिए तो आपको सीधा ले चलेंगे पीएम के खिताब में, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोवा में हदफ पूरा करने के वैक्सीनेशन के हदफ पूरा करने के हवाले से वहां के हेल्थ केयर वर्कर्स और वैक्सीन लगवाने वाले लोगों से खिताब कर रहे हैं। तो लाभार्थी वो ये पूछते थे क्या दुष्प्रभाव क्या होगा, कैसे मैनेज करने का है, और कुछ रिएक्शन आता है तो कैसे मैनेज करने का है, और कुछ बीमारी है या हार्ट की या ऑपरेशन किया है या रिएक्शन की कुछ हिस्ट्री है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, वो सब पूछते थे। लेकिन हम लोग उसको मेंटली स्टेबल करके उसको बहुत ज्ञान देकर और वैक्सीन के बारे में, और हमारे डॉक्टर साहब भी होते थे हर हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में, उसको पेशेंट को कंफर्टेबल करके उसको वैक्सीन देते थे। वैक्सीनेशन में लॉजिस्टिक सपोर्ट एक बहुत बड़ी बात होती है, उसमें भी कोल्ड चेन का बहुत बड़ा महत्व होता है। गोवा जैसे तटीय क्षेत्र में आपने कोल्ड चेन कैसे बनाए रखी? सर, हमको वैक्सीन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज पंजिम से मिलता है। हमको एक स्पेशल वैन और कर्मचारी देते हैं वैक्सीन लाने को। वो एक कोल्ड बॉक्स पे आइस पैक डालकर उसका तापमान बनाए हुए लाते हैं। हमको गवर्नमेंट ने स्पेशल ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर दिया है, उसमें वो सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन रखने के लिए दिया है। उसमें रखते हैं और उसका तापमान की निगरानी रखते हैं। दिन में 2 बार तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, और जब भी वो वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर जाते हैं तब वो कोविड वैक्सीन करियर में आइस पैक डालकर लेकर जाते हैं, और एक वैक्सीन का वायल खोलता है तब हम लोग वो 4 घंटे के अंदर उसका उपयोग करते हैं, और वैक्सीन खोलने का टाइम वो वैक्सीन वायल पर लिखी जाती है। अच्छा, मुझे बताया अभी जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद जी बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे थे कि गोवा ने वैक्सीन की नेगेटिव वेस्टेज की उपलब्धि हासिल की है। आप लोगों ने वैक्सीन वेस्टेज को कैसे रोका? क्योंकि देश के अनेक राज्यों में आपका यह अनुभव काम आएगा। सर, जीरो वेस्टेज एक बहुत भ्रमित और तकाउल बात थी। हमारा मुख्य लक्ष्य था सबको वैक्सीनेट करे और किसी को वापस नहीं भेजे, और जीरो वेस्टेज भी बनाए रखे। तो इसके लिए हमने देर शाम तक वैक्सीनेशन सेंटर खुला रखा। पर्सनली फोन कॉल करके लोगों को वैक्सीन लेने को बुलाया। लोगों के घर भी गए टीका देने को, लोगों के कार्यस्थल भी गए टीका देने को, और बुजुर्ग और अपाहिज लोगों को गाड़ी में टीका देने की सुविधा रखी। स्वीमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपने घर की जिम्मेदारियों तक को किनारे कर दिया। मैं आपके बच्चों, आपके परिवार और आपके माध्यम से पूरे देश के कोरोना वॉरियर्स के परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। परिवार के सहयोग की वजह से ही हमारे कोरोना वॉरियर्स अपनी ड्यूटी और बेहतर तरीके से निभा पाए। संकट के समय आपके परिवारों का ये सहयोग देश की शक्ति बन गया है। मेरी तरफ से आपको और आप जैसे लाखों कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा के हेल्थ वर्कर्स को मुबारकबाद दी, किस तरीके से उन्होंने वैक्सीनेशन मुहिम में काम किया, उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी हासिल की। आगे बढ़ेंगे। टेरर मॉड्यूल केस में हिरासत में लिए गए जाकिर मोहम्मद शेख को आज शिवड़ी खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। जाकिर की हिरासत को पुलिस इंतहाई अहम बता रही है, क्योंकि उससे पूछताछ में मजीद जानकारी हाथ लग सकती है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मुंबई में जाकिर को हैंडल कौन कर रहा था। जराये के मुताबिक जाकिर के इशारे पर ही जान मोहम्मद काम कर रहा है। इसके साथ ही मुंबई में दहशतगर्द हमले का खतरा है। खुफिया एजेंसियों ने इस सिलसिले में अलर्ट भी जारी किया है। दहशतगर्द ट्रेन, प्लेटफॉर्म और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बना सकते हैं।
खुफिया एजेंसियों ने जीआरपी को अलर्ट जारी किया है कि दहशतगर्द गैस अटैक या फिर प्लेटफॉर्म को निशाना बना सकते हैं। ख्याल रहे कि टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किए गए मुश्तबा मुलजिमीन से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें मुंबई की लोकल ट्रेन समेत मुल्क के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाने की उनकी साजिश का इंकशाफ हो रहा है। चलिए तो मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, एक तरफ कार्रवाइयां जारी हैं, जो मुलजिमीन गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ जारी है, और अलर्ट का भी इसमें जानकारी हासिल हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जाकिर हुसैन की जो गिरफ्तारी हुई है, अगले कुछ घंटों में जो है उसे मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर जांच एजेंसी रिमांड कॉपी अदालत में पेश करेगी और वहां बताएगी कि ये किसके संपर्क में था और किस तरह से इसके खिलाफ क्या इनपुट्स मिले थे जिसके चलते इसकी गिरफ्तारी जो है की गई है। ये रिमांड कॉपी सबसे अहम मानी जा रही है इस बात में। दूसरी तरफ हमने देखा कि इंटेलिजेंस की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, खास तौर पर कि मुंबई की लोकल ट्रेनें जो कही जाती हैं, जो स्टेशंस कही जाती हैं, वही सब ऐसी चीज़ें हैं कि वहां पर अलर्ट जारी किया गया और साफ तौर पर यह कहा गया है कि स्टेशन पर जो है हमला किया जा सकता है, ट्रेनों में जो है गैस से जो है अटैक किया जा सकता है। ये चीज़ें मेंशन की गई, जिसकी वजह से जीआरपी ने तमाम सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे पर जो है मॉक ड्रिल करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। सुरक्षाएं बढ़ाई गई हैं, सीसीटीवी कैमरे जो है 7,000 से ज़्यादा लगा दिए गए हैं और कई ऐसे डोर्स हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं उसे बंद कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, एक तरफ अलर्ट भी जो है जारी किया गया है लोकल ट्रेन और स्टेशनों पर अटैक होने के, और दूसरी तरफ जिस तरह से जाकिर हुसैन की जो गिरफ्तारी हुई है, ये बताया जा रहा है कि ये खुद जो है पिछले दिनों जान मोहम्मद, जिसे धारावी से गिरफ्तार किया गया था, वो इसका हैंडलर था। सारी चीजें जो है। तो प्रशांत पांडे से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है, तो तमाम जानकारी वो इस हवाले से फराहम कर रहे थे। सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है और जीआरपी ने तमाम बड़े स्टेशन पर सिक्योरिटी चेकिंग शुरू कर दी है, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। टेरर मॉड्यूल केस में मुश्तबा मुलजिमीन से पूछताछ से मिल रही जानकारी पर पुलिस की तलाशी कार्रवाई जारी है। पुलिस ओसामा के चाचा को तलाश कर रही थी, लेकिन उसने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। इलाहाबाद पुलिस के सामने उसने खुद सुपुर्दगी की है। इसी तरह इस केस में अब तक 7 मुश्तबा मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब बात करेंगे दिल्ली वायलेंस की। तो दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने लापरवाही जैसे रवैये को लेकर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर और दीगर आला अफसरान ने दिल्ली फसाद मामलों की मुनासिब जांच के लिए सही इकदाम नहीं किए। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने ये तबसरा उस वक्त किया जब प्रोसिक्यूटर बार बार कॉल करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि एक दूसरे तफ्तीशी अफसर पुलिस फाइल पढ़े बगैर ताखिर से अदालत में हाजिर हुए और सवालात के जवाबात देते वक्त पेशोपेश मुब्तला रहे। जज ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर गुज़िश्ता कई समातों से गैर हाजिर रहे हैं। गुज़िश्ता समात के दौरान भी वो समात मुलतवी होने के बाद अदालत पहुंचे। पुलिस के इस रवैये पर अदालत ने सख्त नाराजगी जताई है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जो इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुशील, ये कोई पहली बार नहीं है कि कोर्ट ने दिल्ली फसाद मामले में पुलिस की फटकार लगाई है। जी देखिए साहिबा, ये कोई पहली बार नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि लगातार अदालत दिल्ली पुलिस को या तो उनके ट्रायल पर जिस तरह वो ट्रायल को आगे बढ़ा रहे हैं उसकी लापरवाही को लेकर फटकार लगाई है, और ये तो जो ताजा मामला है उसमें तो बेहद चौंकाने वाला मामला है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो फिलहाल केस को आगे बढ़ाते हैं दूसरे पक्ष का, वही नहीं मौजूद हुए और बार बार उनकी जो पार्टी थे यानी कि दिल्ली पुलिस के आईओ जो जांच अधिकारी थे वो फोन करते रहे, और हद तब ज्यादा हो गई जब खुद आईओ को ही फाइल पढ़ना पड़ा। इस पर कोर्ट खासा नाराज दिखा और इस पर कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो बहुत ही बड़ी टिप्पणी है, क्योंकि साफ तौर से ये कहा है कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को, और न केवल दिल्ली पुलिस को बल्कि दिल्ली पुलिस के मुखिया पुलिस कमिश्नर को, कि अगर दिल्ली के दंगों के मामले में अभियोजकों की नियुक्ति के मामले में अगर दिल्ली
संजीदगी से काम करती तो ट्रायल तेजी से आगे बढ़ता। जी। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है कोर्ट ने, और वहीं कोर्ट ने ताहिर हुसैन के मामले में भी संबंधित थाने के डीसीपी और पुलिस कमिश्नर से ये पूछा है कि एक ही मामले में दो अलग अलग स्थानों से एफआईआर कैसे हो सकता है। तो दिल्ली दंगा के मामले में साहिबा ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली पुलिस को लगातार फटकार झेलना पड़ रहा है, और स्थिति तो इतनी ज्यादा हुई कि आनन फानन में दिल्ली पुलिस ने अपने एसपीपी को भी बदला। कई ऐसे केस हैं जिसमें फिलहाल दिल्ली पुलिस ने एसपीपी को भी बदला है, और साफ तौर से उन्होंने कोर्ट से ये परमिशन ली है कि इस केस में वो अपनी तमाम बातों को रखें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि आखिर दिल्ली पुलिस दिल्ली दंगा के मामले में किस प्रकार की कार्रवाई चाहती है और किस तरह इस पूरे मामले में उनकी कार्यशैली पर साहिबा बार बार सवाल उठता है। हालांकि जिस तरीके से आप पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें सुशील पांडे, तो कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीर भी पुलिस की सामने आ रही है कि जो दिल्ली फसाद हैं इनको आगे चलकर पुलिस की जो नाकामी है उसके लिए भी याद रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जब भी कोई बड़ा मामला इस प्रकार का होता है तो निश्चित रूप से ट्रायल जिस दिशा में जाता है उस पर निश्चित रूप से जिस एजेंसी की फेलियर होगी उस निश्चित रूप से इस चीज के लिए जाना जाएगा। और जिस तरह दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर बार बार कोर्ट या तो फटकार लगाता है या तो कंसर्न अथॉरिटी को ये कहता है कि इस पूरे मामले को देखें, और ऐसे ही दिल्ली दंगा का जो मामला होगा साहिबा, निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, तो बहुत अहम मामला दिल्ली फसाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और लगातार पुलिस सवालों के घेरे में नजर आ रही है और कोर्ट की तरफ से लगातार नाराजगी जताई जा रही है। सुशील पांडे, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। निहामा कुलगाम में गुज़िश्ता शाम मिलिटेंटों ने शंकर कुमार चौधरी साकिना बिहार नामी गैर रियासती मजदूर को गोली मारकर हलाक कर दिया। महलूक को अगरचे फौरी तौर पर जिला अस्पताल कुलगाम में इलाज के लिए दाखिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए जा बहक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को अपनी तहवील में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है, जबकि लाश को रिश्तेदारों के सुपुर्द किया गया है। इससे कबल वनपुआ के मुकाम पर बिट्टू शर्मा नामी पुलिस एहलकार को भी गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई है। कुलगाम पुलिस ने दोनों मामलात की तहकीकात शुरू कर दी है। मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे जहूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहूर, लगातार मिलिटेंटों के हमले हम दिखाते आ रहे हैं, ऐसे में अब कुलगाम पुलिस को इन दोनों मामलात में क्या कुछ जानकारी हासिल हुई है? देखिए सारा, मैं आपको बताऊं कि ये दोनों इंसिडेंट जो हैं ये कल जो है दोपहर पेश आया। एक तो दोपहर को पेश आया, एक शाम को पेश आया। और पहला जो वाकया है वो वनपू के करीब, जैसा आपने खुद भी बोला कि वनपू के करीब जो बंटू जी शर्मा है वो पुलिस में बहसीत एहलकार काम करते थे, पुलिस एहलकार थे वो, और उनको नजदीक से गोलियां मारकर जो है उन्हें जहां भाग किया गया। हालांकि उन्हें फौरी तौर अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन जो है वो अस्पताल में ही जो है वो दम तोड़ बैठे। उसके बाद पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया, लेकिन हम आपको ये बताएं कि ये जो वाकया हुआ ये बिल्कुल पुलिस थाना कईमू के पास जो है पेश आया। उसके फौरन बाद एक दूसरा इंसिडेंट पेश आया यहाँ निहामा में कल शाम ही जो है एक नॉन लोकल जो गैर रियासती मजदूर है शंकर कुमार चौधरी सनाफ खोखा चौधरी है, ये प्रीतनगर डिस्ट्रिक्ट खतियार बिहार के, इनको भी नजदीक से गोलियां मारकर जो है उन्हें हलाक किया गया। उनको भी हालांकि जिला अस्पताल कुलगाम में दाखिल किया गया। तो दोनों मामला जो है इसमें दोनों मामलात में पुलिस जो है कुलगाम पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की है और जो भी मुलव्विसीन है उनको तलाश जो है वो शुरू कर रही है। लेकिन साहब मैं आपको बताऊं कि ये जो मिलिटेंसी के वाकयात हैं ये जनूबी कश्मीर के बेशतर अजला जो है, जिसमें अगर हम शोपियान, कुलगाम या पुलवामा की बात करें तो आए दिन इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे हैं। लेकिन ये जो कल पेश आए दोनों वाकयात ये कुछ टारगेट किलिंग्स की लग रही है, जैसे हाल ही में खानियार में भी एक वाकया पेश आया। तो कुल मिलाकर जो है दोनों मामलात में फिलहाल पुलिस ने एक तहकीकात शुरू की है। और हम आपको तहबा ये बताएं कि आज डायरेक्टर जनरल जो पुलिस सरबराह है, रियासती पुलिस सरबराह, वो आज रेसलिंग सेरेमनी में जो है वो अभी कुलगाम में शरीक होने वाले हैं। उसके फौरन बाद जो है आईजी कश्मीर भी, और जरा से मालूम हुआ है कि दोनों जगहों पे दोनों मकामात पे ये जा सकते हैं
और ये जो बिल्कुल, तो कुलगाम में पेश आए दोनों वाकये में जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि टारगेट किलिंग का मामला हो सकता है, वहीं पुलिस तलाशी कार्रवाई कर रही है, मुआसरा ले लिया है और मजीद तफसीलात हम आपको बताते रहेंगे। जहूर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? तो अब एक जगह है जहां आपको सभी सवालों का जवाब मिल सकता है, और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी आ शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी वही जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़िए, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर एक बार आपको फिर बता देते हैं, 7977773753। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। एक तो मेरे 2 पेरेंट्स हैं और एक लीना मैडम जो हमारी हॉस्टल की टीचर है, वहाँ के प्रेसिडेंट रोजन सर हैं, और बाकी सब टीचर्स जिसने मुझे सहयोग किया, और मेरे फ्रेंड्स जिसने मुझे इतने तक पहुँचने में मदद की। देखिए सुमेरा खान जी, कोई भी व्यक्ति दुनिया में आप ले लीजिए, उनको अगर बारीकी से पूछोगे तो 2 बात जरूर बताएगा। एक उसकी माँ का रोल और दूसरा उसके टीचर का रोल। जी हर एक के जीवन में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए आजकल देश में हमारे दिव्यांग भाई बहन पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रहे हैं, चाहे वो पैरालंपिक्स हो या फिर आप जैसे हजारों भाई बहन जो पूरे स्वाभिमान से जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। सुमेरा जी, आपकी यात्रा अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरक है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और जिन 3 लोगों का आपने नाम कहा उन तीनों को मेरा प्रणाम। जी सर। चलिए बहुत बहुत बधाई। तो शुक्रिया सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने आशीष वचन व्यक्त करें। गोवा के ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, गोवा के सपूत श्रीपाद नायक जी, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद के मेरी साथी डॉक्टर भारतीताई पवार जी, गोवा के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, सभी कोरोना वॉरियर भाई और बहनों, गोयच्या मजा मोगाल भावा बहणींना तुमचे अभिनंदन। आप सभी को श्री गणेश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर हम सभी बप्पा को विदाई देंगे। हाथों में अनंत सूत्र भी बांधेंगे। अनंत सूत्र यानी जीवन में सुख, समृद्धि, लंबी आयु का आशीर्वाद। मुझे खुशी है कि इस पावन दिन से पहले गोवा के लोगों ने अपने हाथों पर, बांह पर जीवन रक्षा सूत्र यानी वैक्सीन लगवाने का भी काम पूरा कर लिया है। गोवा के प्रत्येक एलिजिबल व्यक्ति, पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए गोवा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, गोवा
एक ऐसा भी राज्य है जहां भारत की विविधता की शक्ति के दर्शन होते हैं। पूरब और पश्चिम की संस्कृति, रहन सहन, खान पान यहां एक ही जगह देखने को मिलता है। यहां गणेशोत्सव भी बनता है, दीपावली भी धूमधाम से मनाई जाती है और क्रिसमस के दौरान तो गोवा की रौनक ही और बढ़ जाती है। ऐसा करते हुए गोवा अपनी परंपरा का भी निर्वाह करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को निरंतर मजबूत करने वाले गोवा की हर उपलब्धि सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे देश को खुशी देती है, गर्व से भर देती है। भाइयों और बहनों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे अपने मित्र, सच्चे कर्मयोगी स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी की याद आना स्वाभाविक है। 100 वर्ष के सबसे बड़े संकट से गोवा ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी है, पर्रिकर जी आज हमारे बीच होते तो उनको भी आपकी इस सिद्धि के लिए, आपके इस अचीवमेंट के लिए बहुत गर्व होता। तो आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा की आवाम को और हेल्थ वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन मुकम्मल करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कानपुर और आगरा मेट्रो की पहली प्रोटोटाइप ट्रेन का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेट्रो आज की जरूरत है। 4 शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही है। कानपुर और आगरा में जल्द ही मेट्रो रेल खिदमत शुरू होंगी। इसी सिलसिले में काम जंगी पैमाने पर जारी है। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर और आगरा मेट्रो ट्रेन के लिए आज वहां पर पहले इस प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन के अनावरण के लिए वर्चुअली मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। फौज की 2RR की जानिब से जम्मू कश्मीर टनमर्ग के दूर दराज इलाके छांदलवानी गांव में शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है। इस मुहिम का आगाज छांदल कैंप के कंपनी कमांडर मेजर अमनदीप ने किया। इस मुहिम में फौज के जवानों के साथ साथ इलाके के मुख्तलिफ स्कूलों के 200 से ज्यादा बच्चे और मकामी लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। टनमर्ग के छांदलवानी गांव में फौज की 2RR की तरफ से अपनी नौयत की पहली शजरकारी मुहिम है, जिसमें मकामी लोगों ने भरपूर साथ दिया। इस मुहिम का मकसद जंगलात का तहफ्फुज और जगह जगह मुख्तलिफ दरख्तों को लगाकर माहौलियाती तवाजुन बरकरार रखना है। लोगों ने फौज की इस पहल पर खुशी का इजहार किया है। हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए, इससे हमारा जो कटा हुआ जंगल का है वो फिर से भरपाई हो जाएगा और ये बड़े होके हो जाएंगे तो हमें साफ हवा देगी। इससे जो यहाँ दुनिया में अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है वो भी उसका जो अभी हमारे ऑक्सीजन की कमी है, इससे हमारे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ये हमें अच्छी तरह से हवा देगा और हमारी बहुत मदद करेगा और यहाँ पे फिर खूबसूरती बढ़ जाएगी। हम यहाँ पर आए हैं और हमने यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए हैं। हमने इसलिए लगाए हैं इनको ताकि हमारे एनवायरनमेंट ठीक रहे और जिससे कश्मीर की खूबसूरती बढ़ती है। ये बहुत अच्छा कदम है, जिससे जो हमारा ये माहौल है इससे माहौल क्लियर हो जाएगा और जो जंगल की कटाई हो रही है इससे कटाई में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, तो ये माहौल का माहौल अच्छा रहेगा। तो यहाँ हम ये बहुत अच्छा कदम है जो RR कैंप ने यहाँ उठाया और हम भी साथ में बच्चे वगैरह आए तो इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये बहुत
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।